हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग सीटेट 2024 का जो पेपर 2 हुआ था उसका जो है हम लोग भाषा सेकंड वाला हिंदी का पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग पेडागॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे और आपको अनुमान लगेगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में, आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। कक्षा 7 का विद्यार्थी एलम कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। घर में जब वह अपने माता पिता के साथ बात करता है तो वह प्रवाह के साथ चारों भाषाएं बोलता है और विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ तथा अंग्रेजी बोलता है क्योंकि उसके मित्र अध्यापकों को यही भाषाएं आती हैं। इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा? परभाषिक ट्रांसलैंग्वेजिंग योग्यता, कोड मैचिंग, कोड जाल, कोड से आगे जाना, कोड मूविंग का, या फिर अंतरभाषा इंटर लैंग्वेज का। तो कोई विद्यार्थी क्या है? एलम है, ठीक है। उसको 4 भाषाएं आती हैं, कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी। तो घर में जब वह रहता है तो इन चारों भाषाओं का यूज करता है, लेकिन जहाँ वो विद्यालय जाता है तो हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी में सिर्फ बात करता है, जबकि मराठी का ये वह जो है यूज नहीं करता है। तो ये क्या है? तो क्या है, जैसे कि क्या कर रहा है, वो लैंग्वेज चेंज कर रहा है अपनी, क्या कर रहा है, लैंग्वेज चेंज कर रहा है। जब स्कूल जाता है तो दूसरी लैंग्वेज में बात करने लगता है। तो ये है पराभाषिक ट्रांसलैंग्वेज का उदाहरण किसका है? ट्रांसलिंगुअल योग्यता है, जिसको परभाषिक भी कहते हैं। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? सहजात या प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध डालता है। सहजात या प्रथम भाषा के ज्ञान द्वितीय भाषा अधिगम में कोई लेना देना नहीं है। सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। प्रथम भाषा अधिगम और द्वितीय भाषा दोनों तरह से अलग अलग हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए कि जो भाषा अधिगम है, सहजात या प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। सहजात मतलब क्या होता है? उसकी मातृभाषा या फिर अर्जित की गई भाषा जो प्रथम भाषा होती है, उसका ज्ञान जो होता है द्वितीय भाषा के अधिगम को क्या करेगा? समर्थित करेगा। जैसे कि किसी बच्चे की मातृभाषा या फिर सहजात भाषा क्या जो खुद से अर्जित की गई भाषा हिंदी है, अब उसको अंग्रेजी सीखना द्वितीय भाषा के रूप में, तो क्या होता है, हिंदी हेल्प करेगी ना अंग्रेजी सीखने में। तो यहीं पर जो थर्ड वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही दिया गया है कि सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। उसके बाद क्वेश्चन है, कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती है। इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे? शिक्षण सामग्री, वास्तविक वस्तुएं या फिर रियलिया, खाना पकाने के बर्तन या फिर वास्तविक जीवन के कार्य। तो यहाँ पे एक शिक्षिका है, वो क्या करती है? शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे और परात कक्षा में लेकर आती है और इन्हें दिखाकर रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण दे रही है। तो वो क्या कर रही है? वास्तविक चीज़ें दिखा रही है, वास्तविक चीज़ों के माध्यम से शिक्षण करवा रही है। तो इसे कहा जाएगा वास्तविक वस्तुएं, रियलिया। क्या कहेंगे इसको? रियलिया कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, घोषणात्मक ज्ञान क्या है? किसी भाषा के शब्द का उच्चारण करना जानना, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, व्याकरणिक तत्वों में त्रुटि की पहचान करना सीखना, या फिर किसी व्याकरणिक तत्व पर कैसे कार्य किया जाए यह जानना। तो यहाँ जो घोषणात्मक ज्ञान, इसका अर्थ होता है व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थियों को विषयों के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है? समालोचनात्मक विश्लेषण का, प्रक्रिया आधारित शिक्षण शास्त्र, समालोचनात्मक साक्षरता या फिर साक्षरता विकास। तो समालोचनात्मक से मतलब होता है कि समालोचनात्मक जैसे किसी के बारे में चिंतन कर पाना, अनुमान लगा पाना।
तो यहाँ पर कौन सी ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थियों के विषय के प्रति समझने के लिए जो विषय है, सब्जेक्ट जो है, उसके विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जा रहा है। तो बच्चे क्या करेंगे, उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, अनुमान लगाएंगे। तो यही जो साक्षरता जो डेवलप की जा रही है, तो इसे कहा जाएगा समालोचनात्मक साक्षरता। क्या कहेंगे इसको? समालोचनात्मक साक्षरता। उसके बाद क्वेश्चन है परभाषा व्यवहार, ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है? भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है। भाषाएं किस तरह से एक समय अवधि के दौरान अपना रूप बदलती हैं। एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़नी चाहिए, इस मुद्दे पर शिक्षा नीति में भाषा है। तो ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या हो जाएगा? परभाषा व्यवहार का क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं भाषा को अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल हैं? मानस मंथन, रूपरेखा तैयार करना, प्रारूपण, मुख्य बिंदु नोट करना, संपादन या फिर अंतिम रूप देना। मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, प्रारूप लिखना, रूपरेखा तैयार करना, संपादन, अंतिम स्वरूप देना। मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, प्रारूप लिखना, संपादन, रूपरेखा तैयार करना या फिर अंतिम स्वरूप देना। मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, रूपरेखा तैयार करना, प्रारूप लिखना, संपादन या फिर अंतिम स्वरूप देना। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो यहाँ पे बताया कि कौन सी प्रक्रियाएं भाषा को अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल है। तो लेखन प्रक्रिया में के जो चरण होते हैं, जैसे कि सबसे पहले होता है मानस मंथन। क्या होता है? मानस मंथन, फिर मुख्य बिंदु नोट करना, फिर रूपरेखा तैयार करना, फिर प्रारूप लिखना, फिर संपादन और फिर अंतिम स्वरूप देना। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं। इस कौशल को क्या कहेंगे? अध्ययन कौशल, श्रवण कौशल, लेखन कौशल या फिर संज्ञानात्मक कौशल। तो दिए जा रहे वक्तव्य से क्या करते हैं? मुख्य बिंदु समझते हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं। तो इस कौशल को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मुख्य बिंदु समझ रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं? लिख भी रहे हैं। तो इसे कहेंगे अध्ययन कौशल। क्या कहेंगे इसको? अध्ययन कौशल। नेक्स्ट अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ें, पता करें कि यह प्रश्न किस प्रारूप, किस टाइपोलॉजी का है। छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों और कठिनाइयों का सामना करने वाले साहस को महसूस किया। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे। लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। तो किस प्रकार का जो होना चाहिए, प्रश्न जो है पत्र किस प्रकार का होना चाहिए? अभिव्यक्तिपरक प्रश्न, दीर्घ उत्तरी, पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न या फिर विमर्श संबंधी प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न, एक्स्ट्रापोलेटिव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। इसके बाद वह शिक्षार्थियों को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती है कि वे पढ़ी गई पाठ सामग्री का पुनर्लेखन करें जो एकदम मूल जैसा न हो। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? लेखनकार, अनुच्छेद श्रुतलेख, सामूहिक श्रुतलेख या फिर श्रवण कार्य कहेंगे इसको। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि एक पाठ सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। इसके बाद वो शिक्षार्थियों को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती है कि वे पढ़ी गई पाठ सामग्री का पुनर्लेखन करें जो एकदम मूल जैसा न हो। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? लेखनकार, अनुच्छेद श्रुतलेख, सामूहिक श्रुतलेख या फिर श्रवण कार्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्रवण कार्य। क्या हो जाएगा? श्रवण कार्य। अब श्रवण कार्य इसलिए होगा, देखो यहाँ पे
कि यहाँ जो बताया गया कि एकदम मूल जैसा न हो, जो चीज़ें सुनी गई हैं एकदम सेम टू सेम ना हो। अगर क्या है, अगर सुनकर केवल लिखने की बात हो जाती तो हो जाता सामूहिक श्रुतिलेख, लेकिन यहाँ पे क्या सेम टू सेम नहीं लिखना है, तो ये हो जाएगा श्रवण कार्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यह अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा निपुणता से संबंधित है। आंतरिक निपुणता, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल BICS, या फिर संप्रेषणात्मक भाषा निपुणता, या फिर संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता। तो अकादमिक भाषा से संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा या फिर निपुणता। संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता वो होती है जो ऑफिस वगैरह स्कूल वगैरह में बोली जाती है, और जो BICS होती है, BICS तो क्या खेल की भाषा, रोज़मर्रा की भाषा, दैनिक जीवन में यूज करने के लिए बोली जाती है। उसके बाद क्वेश्चन है, भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, त्रिभाषा के सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा घर की भाषा का अध्ययन, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन। तो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। तो यहाँ जो इसका आंसर हो जाएगा त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, क्योंकि जो शास्त्रीय भाषाएं हैं इन्हें क्या किया गया, वैकल्पिक भाषा के रूप में रखा गया है, जबकि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा घर की भाषा का अध्ययन होना चाहिए। उसके बाद भारतीय भाषाओं का अध्ययन, अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन। तो ये 2, 3, 4 नंबर बिल्कुल सही है, सही है भी, लेकिन ये त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मतलब 3 भाषाओं में क्या वैकल्पिक के रूप में रखा गया शास्त्रीय भाषाओं को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अंग्रेजी माध्यम घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करते करते कम से कम 2 भाषाएं और सीखते हैं। सभी बच्चे विद्यालय शिक्षा अपने राज्य की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 भाषाएं सीखते हैं। सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा राज्य भाषा हिंदी में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषा सीखते हैं। सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा या फिर घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 भाषाएं और सीखते हैं। तो यहाँ पे चौथा ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा या मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 भाषाएं और सीख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थन बनाते हैं। अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं। व्याकरणिक ज्ञान को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, सभी कौशलों के अधिगम के न्यूनतम स्तरों को प्राप्त करना, या भाषा तथ्यों को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं, दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना।